तो गाइस फाइनली इस वीक का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जो कि AEW के ऑल इन टेक्सास पेपर के बाद का पहला डायनामाइट शो था। और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि ऑल इन टेक्सास पेपर के बाद क्या AEW अपने डायनामाइट शो का मोमेंटम अच्छी तरीके से बना पाई है या नहीं। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू। और ऐसे ही हमारा इंग्लिश चैनल AEW टॉकडाउन भी चेकआउट करना मत भूलना। लेकिन जहां तक बात है इस वीक के डायनामाइट शो की, तो इस वीक का डायनामाइट शो शिकागो के अंदर एक बॉलरूम अरेना से हो रहा था। जो अरेनाज यूजुअली छोटे होते हैं, लेकिन गाइस इन अरेनाज के अंदर शोज की फील काफी बढ़िया आती है। और शो की शुरुआत में ही हमें टोनी शिवानी नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि हैंगमैन एडम पेज को बुलाते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर क्राउड की तरफ से हैंगमैन को चैंपियंस वेलकम मिला है, जहाँ पर हैंगमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के बाद थोड़ी फार लंगड़ाते हुए दिखाई दे रहे थे। पर रिंग के अंदर आकर माइक लेकर बात करते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि हैंगमैन पेज सभी फैंस को बताना चाहते हैं कि फैंस को उनके लिए यू डिजर्व की चांस करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हैंगमैन पेज जानते हैं कि फैंस डिजर्व इट। फैंस AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप देखना डिजर्व करते हैं। और हैंगमैन पेज ने फाइनली ये ऑल इन टेक्सास पेपर पर कर दिया है और वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रीफकेस से फ्री कर दी है। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर जिन जिन सुपरस्टार्स ने जॉन मॉक्सली के खिलाफ काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दी है, उन सबको हैंगमैन पेज ने थैंक यू कहा, जैसे कि ब्रायन डेनियल्सन, एडम कोपलन, डार्बी एलन, ऑरेंज कैसिडी और भी कई सारे सुपरस्टार्स। और यही पर ही हैंगमैन पेज को मदद करने के लिए उन्होंने विल ऑस्प्रे और सरप्राइजिंगली स्वर्व को भी थैंक यू कहा और कहा कि उन्हें पता नहीं कि स्वर्व ने हैंगमैन की मदद अपने आप के लिए की है, इस कंपनी के लिए की है, या वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए की है, या फिर खुद हैंगमैन पेज के लिए की है। लेकिन हैंगमैन स्वर्व को सिर्फ एक ही चीज कहना चाहते हैं और वो है थैंक यू। पर जहां तक बात है जॉन मॉक्सली की, तो मॉक्सली हैंगमैन को काफी वीक समझते हैं, क्योंकि हैंगमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद थोड़ा फार रोए भी थे। लेकिन यहाँ पर हैंगमैन इन सबको बताना चाहते हैं कि इन सब चीजों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हैंगमैन एफिंग वर्ल्ड चैंपियन है। जो बातें यहाँ पर हैंगमैन पेज ने की और एक पैशनेट प्रोमो खत्म किया। जो प्रोमो तो अच्छा था, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पर किसी चीज की कमी थी। लेकिन इसके बाद हमें शो पर यंग बक्स आते हुए दिखाई दिए और गाइज हमने देखा कि यंग बक्स EVPs ना होने की वजह से फाइनली अब उन लग्जरी चीजों का फायदा नहीं उठा पा रहे और वो एक नॉर्मल कार के अंदर डायनामाइट शो पर आए थे। पर इतना ही नहीं, ये पूरा का पूरा डायनामाइट शो यंग बक्स की इतनी बेइज्जती होती है, शायद उस पर ही बेस्ड था। और ऐसा कैसे, ये हम आगे चलते हुए बात करेंगे। लेकिन हमें आगे शो पर काइल फ्लेचर एक 1-on-1 मैच के अंदर मास्कराड रेडो को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो मैच शुरू होते ही काइल फ्लेचर ने मास्कराड रेडो पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो TNT चैंपियनशिप ना जीतने की वजह से काफी गुस्सा थे। लेकिन काइल फ्लेचर के इसी गुस्से का फायदा उठाकर मास्कराड रेडो ने काइल फ्लेचर पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और उन पर अच्छे खासे फ्लाइंग मूव्स भी लगाना स्टार्ट कर दिया। पर एक टाइम के लिए काइल फ्लेचर को भी अच्छी खासी ओपनिंग मिली और उन्होंने मास्कराड रेडो पर एक काफी तगड़ा रिवर्सल कर लगातार एक के बाद एक अपने तगड़े मूव्स लगाकर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर काइल फ्लेचर ने काफी आसानी से मैच जीत लिया। और मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर डस्टन रोड्स को एक वार्निंग भी दे दी और कहा कि वो TNT चैंपियनशिप के लिए आ रहे हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर यंग बक्स अपने लॉकर रूम की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। और गाइज यहाँ पर मजेदार बात ये थी कि यंग बक्स का अब लॉकर रूम सभी रेसलर्स के साथ नहीं, बल्कि डाउनस्टेयर बेसमेंट में था। और गाइज ये देखकर काफी सारे लोग यंग बक्स का मजाक उड़ा रहे थे, जैसे कि यहाँ पर रेना पैकेट यंग बक्स का इंटरव्यू लेने के लिए गई और उनसे वो पूछ रही थी कि EVP टाइटल्स हारने के बाद कैसा लग रहा है। यंग बक्स ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया और वो जब लॉकर रूम की तरफ पहुंचे, तब वहां पर AEW क्रू ने यंग बक्स के नाम से EVPs भी हटा दिया। और यहाँ पर रिकोचेट यंग बक्स का मजाक उड़ाकर यहाँ चले गए, जो सब देखकर यंग बक्स काफी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, क्योंकि अब उन्हें ऐसी ट्रीटमेंट मिल रही थी जैसे कि नॉर्मल स्टार्स को मिलती है। लेकिन इतने में यहाँ पर डॉन कैलस आ गए और उन्होंने यंग बक्स से कहा कि यंग बक्स के साथ जो हुआ है वो काफी बुरी बात है, क्योंकि अब भी यंग बक्स AEW के फाउंडिंग फादर से। पर डॉन कैलस की बातों का जवाब देते हुए यंग बक्स ने क्लियर कर दिया कि जो कुछ भी हो जाए, यंग बक्स डॉन कैलस फैमिली कभी नहीं ज्वाइन करने वाली। लेकिन डॉन कैलस ने कहा कि इस वीक तो यंग बक्स डॉन कैलस फैमिली के मेंबर्स के साथ एक 8-man टैग टीम मैच के अंदर होने वाले हैं, तो वहां पर उस मैच के अंदर ये दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। जिन बातों के बाद यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को हक भी किया, लेकिन दोनों के चेहरे पर इविल स्माइल थी, यानी कि पता था कि ये साथ में रहकर काम नहीं करने वाले। पर इसके बाद में शो पर हर्ट सिंडिकेट का बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए हर्ट सिंडिकेट ने कहा कि हर्ट सिंडिकेट ने अपने टैग टीम चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर लिए है। लेकिन हर्ट सिंडिकेट यहाँ पर सेलिब्रेशन नहीं मनाने वाली, क्योंकि उन्हें AEW के अंदर कोई टफ अपोनेंट नहीं मिल रहा। तो इसीलिए हर्ट सिंडिकेट चाहते हैं कि उन्हें कोई टफ कंपटीशन मिले और उसके बाद ही वो अपनी जीत सेलिब्रेट करने वाले हैं। लेकिन यहीं पर बात करते हुए MJF ने कहा कि फाइनली अब MJF के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच गारंटी आ चुकी है और MJF अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच काफी जल्दी लेने वाले हैं।
और फर्क नहीं पड़ता कि हैंगमैन पेज AEW का हार्ट एंड सोल हो, लेकिन MJF AEW के डेविल है और नाइस गाइज हमेशा ही लास्ट फिनिश करते हैं। जो बातें यहाँ पर MJF ने कही तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते हुए MJF के साथ क्या क्या होता है। क्या आगे चलते हुए MJF और हैंगमैन पेज इनकी स्टोरी कब स्टार्ट होती है। पर इसके बाद यंग बक्स डायनामाइट शो पर अपने टैग टीम मैच के लिए आ रहे थे और यहाँ पर यंग बक्स की एंट्री देखकर ही काफी मजे आ गए, क्योंकि यंग बक्स की एंट्री के दौरान पहले तो उनका पायरो ने काम किया, लेकिन इसके बाद उनके टाइटनट्रॉन स्क्रीन को भी चेंज कर दिया गया और यंग बक्स का म्यूजिक भी काट दिया गया। जो सब चीजें देखकर यंग बक्स काफी गुस्सा हो रहे थे और उनका इंट्रोडक्शन भी कुछ ऐसे हुआ, द टैग टीम विच इज नॉट EVP द यंग बक्स। और गाइज ये देखकर मैं काफी हंस रहा था। लेकिन आगे शो पर एक 8-man टैग टीम मैच स्टार्ट हुआ, जहां पर यंग बक्स और डॉन कैलस फैमिली के जॉश अलेक्जेंडर और हेक्टर सेरो ब्रॉडी किंग, बैंडिटो और जेट स्पीड को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो मैच के शुरुआत में ही यहाँ पर फेस टीम ने इस मैच के अंदर मोमेंटम बनाकर हील टीम पर काफी एडवांटेज पा लिया, जहां पर हमें लास्ट पॉइंट पर की यंग बक्स की इविल स्मेल देखने को मिली, क्योंकि वो यहाँ पर इस मैच के अंदर मोस्टली टैग टीम बनकर परफॉर्म नहीं कर रहे थे। बक्स अपने आप को ही इस मैच के अंदर रिडेम्पशन देना चाहते थे, इसलिए जब भी यंग बक्स को टैग मिला तो बक्स ने इस मैच के अंदर अपनी काफी शानदार परफॉर्मेंस दी। मानो देखने में ऐसा लग रहा था कि बक्स अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। और इसी मैच के अंदर एक बार के लिए यंग बक्स EVP ट्रिगर के लिए गए, पर अब तो वो EVP है ही नहीं, इसीलिए वो यहाँ पर इस मुंह को लगाने के लिए थोड़ी बार हिचकिचा रहे थे, जिसका फायदा फेस टीम ने उठाया। जो भी इस मैच की एक अच्छी मोमेंट रही, जिसी बीच हमें फेस टीम और हील टीम के बीच में अच्छे खासे मूव्स भी देखने को मिले और कई पॉइंट्स पर अकेले ब्रॉडी किंग सबको टेक डाउन कर रहे थे, जहां पर इस मैच के अंदर दिस इज ऑसम के चैंट्स भी हुए। लेकिन इसी मैच के आखिरी पॉइंट्स पर बक्स ने सभी पर सुपर किक्स लगाना स्टार्ट कर दिया और बैंडिटो पर अपना फिनिशर असिस्टेंट TK ड्राइवर लगाकर हेक्टर सेरो ने बैंडिटो पर अपना सबमिशन चोक लगा दिया और यहाँ पर बैंडिटो पास आउट हो गए और एज अ रिजल्ट हील टीम ने ये मैच जीत लिया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनका क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर एडम कोपलैंड यानी कि एज आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर माइक पर बातें करते हुए एज ने कहा कि ऑल इन टेक्सास पे-पर-व्यू के बाद सभी लोग एडम को पूछ रहे हैं कि ऑल इन पे-पर-व्यू पर क्या उन्होंने क्रिश्चियन केज की मदद की थी, और यहाँ पर सही जवाब है कि नहीं, एडम कोपलैंड ने क्रिश्चियन केज की मदद नहीं की थी। वो क्रिश्चियन केज की मदद करे ही क्यों, क्योंकि जब वो AEW के अंदर आए थे तब वो चाहते थे कि क्रिश्चियन केज और वो साथ में मिलकर काम करे, पर क्रिश्चियन केज ने अलग रास्ता चुना और एडम कोपलैंड के खिलाफ गए। क्रिश्चियन केज का ईगो इतना बड़ा हो चुका था कि वो अपने आप को एडम कोपलैंड के बच्चों के फादर कह रहे थे और वो एडम कोपलैंड से पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए भी गए, लेकिन वहाँ भी वो हार गए। और क्रिश्चियन केज के साथ जो हुआ है वो क्रिश्चियन केज के साथ होने ही वाला था और इसके लिए एडम कोपलैंड निक वेन को ब्लेम नहीं करते। जो बातें एडम कोपलैंड ने कही, पर कोपलैंड ने रिवील किया कि वो एक्चुअली ऑल इन पे-पर-व्यू पर क्यों आए थे। और कोप ने कहा कि वो ऑल इन पे-पर-व्यू पर FTR से अपना बदला लेने के लिए आए थे, क्योंकि FTR और एडम कोल रियल लाइफ में इतने अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर भी FTR एडम पर टर्न हो गई। FTR वही सुपरस्टार्स थे जिन्हें एडम ने रेसलिंग के अंदर रिटर्न करने के लिए क्लियर होने के बाद सबसे पहले कॉल किया था और FTR ने एडम को रिंग के अंदर वापस आने के लिए मदद की थी। लेकिन इस सब के बाद ही FTR ही वो लोग हैं जिन्हें लग रहा था कि एडम उन्हें टैग टीम चैंपियन नहीं बने देंगे, जो कि डिल्यूजनल कैसी सोच है वो एडम जानते ही नहीं। लेकिन इसलिए FTR ने उन पर टर्न किया और एडम के करियर के 4 महीने FTR खा गए, जो शायद एडम कोपलैंड के करियर के आखिरी 4 महीने हो सकते हैं। और इसके लिए एडम FTR को जरा भी माफ नहीं करने वाले। जो बातें यहाँ पर एडम कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर स्ट्रोकली हैथवे सिक्योरिटी के साथ आ गए और यहाँ पर रिंग के अंदर आकर एडम कोपलैंड से बात करते हुए स्ट्रोकली हैथवे ने कहा कि एडम कोपलैंड के साथ जो हुआ है वो FTR ने रिंग के अंदर किया था और देखा जाए तो एडम वो डिजर्व भी करते थे। लेकिन एडम ने जो FTR के साथ किया है वो ना कोई मैच के अंदर किया है, वो सिर्फ एक ब्रूटल अटैक था। और इसीलिए स्ट्रोकली हैथवे ने एडम को लेकर टोनी खान से बात की है और FTR के लिए एक काफी बढ़िया पर्क लिया है कि अगर एडम FTR पर जरा भी हाथ उठाते हैं तो फिर एडम कोपलैंड को फायर कर दिया जाएगा। जो बात यहाँ पर स्ट्रोकली हैथवे ने रिवील की, जिसका जवाब देते हुए एडम कोपलैंड ने सिंपली ये कहा कि अगर वो FTR पर हाथ उठाएंगे तो वो फायर हो जाएंगे, पर स्ट्रोकली हैथवे के लिए तो कुछ नहीं है। और एक कहकर एडम ने सिक्योरिटी गार्ड्स पर अटैक कर दिया, जहां पर एडम को देखकर तो बाकी सिक्योरिटी ऐसे ही भाग गई और एडम ने स्ट्रोकली हैथवे पर अपना फिनिशर स्पीयर भी लगा दिया। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि ये स्टोरी आगे कैसे अनफोल्ड होती है, क्योंकि एडम तो FTR पर हाथ नहीं उठा सकते, तो एडम अपने आप को कैसे बचाते हैं। लेकिन इसके बाद में शो पर मार्क ब्रिस्को का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए मार्क ब्रिस्को ने कहा कि MJF ने मार्क ब्रिस्को से कैसीनो गॉन्टलेट मैच जीतने का चांस चुराया है और MJF बिल्कुल वैसे ही है, वो चीट कर चीजें चुराते हैं। पर मार्क ब्रिस्को MJF को बताना चाहते हैं कि मार्क इसके लिए MJF को माफ नहीं करेंगे और जब भी MJF और मार्क एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तब ब्रिस्को MJF से अपना बदला जरूर लेंगे। जो बातें मार्क ब्रिस्को ने कही, जिसके बाद में शो पर एक फैटल 4-वे मैच देखने को मिला, जहां पर टकिया, क्वीन अमेरिटा, क्रिस स्टैटलैंडर और विलो नाइटिंगेल एक फैटल 4-वे मैच के अंदर एक दूसरे को फेस कर रही थी और जो कोई स्टार मैच जीतता उन्हें $100,000 प्राइज मिलने वाला था। जहां पर इस मैच के अंदर हर एक स्टार की परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रही और इस मैच के अंदर मल्टी वुमेन थी, इसलिए इस मैच का एक्शन किसी भी पॉइंट पर नहीं रुक रहा था। लेकिन इस मैच के अंदर देखने लायक चीज
चीज ये थी कि यहाँ पर टकिया और क्वीन अमेरिटा इनके आपस में दुश्मनी दिखाई दे रही थी और क्रिस स्टैटलैंडर और विलो नाइटिंगेल की, जहाँ पर हमें अच्छे खासे मूव्स तो देखने को मिले। लेकिन एक टाइम के लिए जब विलो नाइटिंगेल मैच जीतने के लिए गई तो क्रिस स्टैटलैंडर ने रेफरी को ही खींच लिया, जिससे गुस्सा होकर विलो नाइटिंगेल क्रिस स्टैटलैंडर पर अटैक करते करते यहाँ से बैकस्टेज की तरफ गई और रिंग के अंदर क्वीन अमेरिटा टकिया पर अटैक कर मैच जीतने के लिए जा ही रही थी। कितने में यहाँ पर स्काई ब्लू आ गई जिन्होंने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया और गाइस सरप्राइजिंगली पीछे से जूलिया हार्ट ने आकर क्वीन अमेरिटा के आंखों के अंदर ब्लैक मिस्ट फेंक दिया और इसका फायदा उठाकर टकिया ने क्वीन अमेरिटा पर अपना फिनिशर कर्ब स्टॉर्म लगाकर उन्हें पिन कर यहाँ पर ये मैच जीत लिया है। और जहां पर हमें ऑल इन पेपरव्यू के अंदर टकिया और जूलिया हार्ट इनके बीच में काफी सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिल रहा था, तो वहीं पर अब डायनामाइट शो पर ये तीनों एक साथ आ चुके हैं, तो देखना पड़ेगा कि इन तीनों का आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर टोनी स्टॉर्म अपनी एक विक्ट्री स्पीच देती हुई दिखाई दी, जहां पर वो बालकनी के अंदर आकर बातें करते हुए कह रहे थे कि ऑल इन पेपरव्यू पर टोनी स्टॉर्म ने मर्सिडीज मोने को अपना ए गेम लाने के लिए कहा था, क्योंकि अगर मर्सिडीज वैसा नहीं करती तो टोनी मर्सिडीज को खा जाएंगी। और टोनी ने वैसा ही किया, टोनी मर्सिडीज को खा गई और मर्सिडीज एकदम डिलीशियस थी, जो बातें टोनी ने कही। और यहीं पर आगे टोनी ने कहा कि अनफॉर्चुनेटली उस मैच के अंदर लूथर इंजर्ड हो चुके हैं और फॉर सम टाइम लूथर उनके साथ नहीं रहने वाले, पर टोनी स्टॉर्म चैलेंज से बैक डाउन नहीं करती और वो अगले चैलेंज के लिए एकदम रेडी है। जो बातें टोनी स्टॉर्म कर ही रही थी कि तभी टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर रिंग ऑफ ऑनर विमेंस वर्ल्ड चैंपियन अथीना आ गई। और यहाँ पर टोनी स्टॉर्म से बात करते हुए अथीना ने कहा कि अथीना फाइनली AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुकी है और अब जब भी कभी अथीना को मैच मिलेगा तब टोनी स्टॉर्म विमेंस चैंपियन नहीं रहेंगी, क्योंकि आज तक अथीना ने रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं हारी। तो डेफिनेटली वो यहाँ पर जैसे वो AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाएंगी तो उनका चांस नहीं बनता कि वो चैंपियनशिप भी हारे। और फिलहाल में टोनी स्टॉर्म के साथ उनके बटलर लूथर भी नहीं है, तो फिर टोनी स्टॉर्म को बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि अथीना कभी भी स्ट्राइक कर सकती है। ये कहकर अथीना यहाँ से चली गई और टोनी ने भी अथीना को अपना चांस लेने के लिए कहा। तो देखना पड़ेगा कि आगे टोनी और अथीना के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर पेट्रियार्क के किप सेबियन, निक वेन और मदर वेन देखने को मिली। और यहाँ पर बात करते हुए किप सेबियन ने कहा कि अगर क्रिश्चियन केज को ये लग रहा है कि निक वेन क्रिश्चियन केज पर टर्न हो गए हैं और इसके पीछे का मास्टरमाइंड खुद निक वेन है, तो ऐसा नहीं है। किप सेबियन ने रिवील किया कि किप सेबियन जब से क्रिश्चियन केज के साथ आना चाहते थे तब से वो क्रिश्चियन केज को तोड़कर रखना चाहते थे, और इसीलिए किप सेबियन ने निक वेन की मदद ली और निक वेन को दिखाया कि कैसे क्रिश्चियन केज एक काफी सेल्फिश है। और निक वेन की मदद से किप सेबियन अब क्रिश्चियन केज को डिस्ट्रॉय करके रखने वाले हैं। जिसके बाद बात करते हुए निक वेन ने कहा कि निक वेन को भी फाइनली रियलाइज हो चुका है कि क्रिश्चियन केज अपने अलावा किसी और का नहीं सोचते, और क्रिश्चियन केज ने जब तक वो निक वेन को संभाल रहे थे तब भी निक वेन को काफी भला बुरा कहा था, पर अब निक वेन इन सब का बदला लेने वाले हैं और क्रिश्चियन केज की लाइफ लिविंग हेल बनाने वाले हैं। जो बातें निक वेन ने कही, तो देखना पड़ेगा कि अब खुद निक वेन क्या कर पाते हैं। लेकिन इसके बाद हमें शो पर डॉन कैलस काजुचिका ओकाडा को इंट्रोड्यूस करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि आगे ओकाडा का मैच होने वाला था। जिसके बाद ओकाडा भी यहाँ पर आ गए और ओकाडा का मैच यहाँ पर एक लोकल स्टार के खिलाफ था, जहाँ पर ओकाडा ने उस पर काफी तगड़ा अटैक कर उस पर अपना फिनिशर लगाकर काफी आसानी से ये मैच जीत लिया। लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद ओकाडा ने माइक लेकर यहाँ पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड को कॉल आउट किया, क्योंकि स्वर्व की वजह से ओकाडा की बेस्ट फ्रेंड्स यानी कि यंग बक्स की पावर चली गई है। और ओकाडा के ऐसे कहते ही स्वर्व यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए स्वर्व ने कहा कि स्वर्व ने जो कुछ किया है तो उसके बारे में ओकाडा क्या कर लेंगे। और स्वर्व के ऐसे कहते ही ओकाडा गुस्से में स्वर्व पर जाना चाहते थे, पर डॉन कैलस ओकाडा को यहाँ से बैकस्टेज ले गए, जो देखकर लग रहा है कि हमें शायद आगे चलते हुए स्वर्व और ओकाडा की स्टोरी देखने को मिल सकती है। तो देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में क्या होता है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट का, जिस मैच के लिए जॉन मॉक्सली भी आ गए थे। और यहाँ पर मॉक्सली और डेथ राइडर्स एक 6-मैन टैग टीम मैच के अंदर हैंगमैन पेज, मार्क ब्रिस्को और पावर हाउस हॉब्स को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस पूरे के पूरे मैच के अंदर डेथ राइडर्स के क्लूडियो और व्हीलर यूथा ने काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दी, पर जॉन मॉक्सली कभी इस मैच के अंदर टैग लेकर रिंग के अंदर नहीं आया, जबकि यहाँ पर फेस टीम की तरफ से हमें फ्रीक्वेंट टैग्स देखने को मिल रहे थे और मोमेंटम मोस्टली फेस टीम के पास ही था। लेकिन यहाँ पर मरना शेफर्ड के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर जॉन मॉक्सली इस मैच के अंदर आ गए और मॉक्सली ने इस मैच के अंदर अपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कई बार देखने में लग रहा था कि मॉक्सली वर्ल्ड चैंपियनशिप हारने के बाद काफी डरे हुए हैं और पूरे मैच के अंदर कभी मॉक्सली हैंगमैन पेज के सामने ही नहीं आए। पर हैंगमैन पेज ने पूरे के पूरे मैच के अंदर अपनी काफी तगड़ी परफॉर्मेंस देकर आखिरकार दोनों डेथ राइडर्स को साइड में लगा दिया। और जब लग रहा था कि वो क्लूडियो पर अपना फिनिश लगाकर उन्हें पिन कर मैच जीत सकते हैं, तो क्लूडियो ने इसे रिवर्स कर दिया, पर हैंगमैन पेज ने एक रोल अप पिन के सहारे ये मैच जीत लिया, जिससे फेस टीम ने तो ये मैच जीत लिया। पर मैं इस चॉइस से काफी नाराज हूँ, क्योंकि हैंगमैन अभी वर्ल्ड चैंपियन बनकर आए हैं और वो भी इतने ब्रूटल मैच के अंदर, तो हैंगमैन को एक रोल अप पिन की जगह एक यहाँ पर स्टेट विक्ट्री लेनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ
और मैच के बाद जॉन मॉक्सली हैंगमैन पर अटैक करने लगे और फेस टीम मार खा रही थी। पर तभी हमने देखा कि यहाँ पर अरीना के अंदर डार्बी एलन दूर बैठकर ये सब चीजें देख रहे थे और ये देखकर जॉन मॉक्सली भी थोड़े फार शॉक हो गए। और इसी बीच हैंगमैन ने जॉन मॉक्सली पर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगा दिया और मॉक्सली रिंग के बाहर हो गए। और ऐसे ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर गया। जो शो देखा जाए तो गाइज एक अच्छा खासा शो था, लेकिन ऑल इन टेक्सास पेपर के बाद जितनी मैंने AEW से एक्सपेक्टेशन लगाई थी उतना बढ़िया शो भी नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ शो पर काफी बड़ी बड़ी चीजें हो सकती है, जहाँ पर नई नई राइवलरीज तो स्टार्ट हुई है। लेकिन गाइज मुझे ये शो उतना भी पसंद नहीं आया कि रात भर जग कर ये शो लाइव देखने के बाद मुझे इस शो का स्ट्रेट अवे रिव्यू करने का मन किया हो, इसलिए मैं दोबारा से सो गया था और इसी वजह से ये रिव्यू थोड़ा फार लेट है। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो पर क्या कहना है। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग AEW टॉक डाउन। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?